कहानी की शुरुआत होती है जेनिफर से, जो अपनी असली आइडेंटिटी जूली नाम के फिल्टर के पीछे छुपाकर बेबी सिटिंग कर रही थी। लेकिन आइडेंटिटी भी ना रिलेशनशिप की ट्रस्ट की तरह होती है, एक बार टूट जाए फिर बेबी मेरी बात सुनो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक बनकर रह जाती है। खैर, घर की ओनर को उसकी असली पहचान के बारे में पता चल जाता है और वो सीधा पुलिस बुलाने की बात करते हैं। जेनिफर के पास फिलहाल दो ही ऑप्शन थे, या तो जेल की फ्री मेंबरशिप ले या फिर इसे ही परमानेंट ऑफलाइन कर दे, और उसने बिना बफरिंग के दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया। वेस उठाया और सीधा उसके सर पे, और मैडम वहां से ऐसे लॉग आउट हो गई जैसे सैलरी आते ही EMI, UPI, क्रेडिट कार्ड मिलकर अकाउंट की गैंग बैंग कर देते हैं। इसी बीच उसी घर के पास से एक बोट गुजर रही थी। बोट पर डगलस और उसका बेटा कट बैठे थे। डगलस नेचर एंजॉय कर रहा था, लेकिन कट लगातार अपनी माँ को फोन किया जा रहा था, हर बार रिंग और फिर कट। भाई का फोन उसकी माँ उतना ही इग्नोर कर रही थी जितना सिचुएशनशिप वाले हम क्या है वाले सवाल को इग्नोर करके बोलते हैं, यार लेवल से क्या फर्क पड़ता है। अब एंट्री होती है डॉक्टर कूपर की। बंदा बड़े आराम से आर्ट एग्जीबिशन में पेंटिंग बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सर्जरी वाली पेंटिंग पर पड़ती है, उसका चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे किसी ने उसके सामने बोल दिया हो, कांग्रेचुलेशंस, तुम उसके सोलमेट नहीं, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट थे। बस उस एक पेंटिंग ने उसके अंदर दबा हुआ ट्रॉमा फिर से जिंदा कर दिया। अब मिलते हैं रूबी से। सपना था फोटोग्राफर बनने का। एडिटर ने उसका पोर्टफोलियो देखा और मोटिवेशन देने के नाम पर सीधा साइड क्वेस्ट दे दिया, जिस दिन किसी वाइन मिल की परफेक्ट फोटो लेकर आओगी जॉब तुम्हारी। रूबी को लगा बस एक फोटो ही तो लेनी है। उसे क्या पता था इस असाइनमेंट की पेमेंट सैलरी में नहीं, थेरेपी सेशंस और स्लीपिंग पिल्स में मिलने वाले हैं। अब आता है जैक। इस बंदे को उसकी दोस्त एक स्ट्रिपर के पास भेज देते हैं। लड़की अभी रोमांस का ट्रेलर शुरू करने ही वाली थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, जैक वहां से ऐसे भागता है जैसे रिलेशनशिप के पहले दिन ही लड़की बोल दे, वैसे मेरा एक मेल बेस्ट फ्रेंड भी है। इसी बीच जेनिफर की टक्कर जैक और उसकी दोस्तों से हो जाती है, लेकिन बेचारी के पास उनसे बात करने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। और बिलीव मी, पुलिस और टॉक्सिक एक्स में सिर्फ यूनिफॉर्म का फर्क होता है। दोनों पीछे पड़ जाए तो आदमी लोकेशन ऑफ करके जीना शुरू कर देते हैं। जेनिफर के पास ना कोई घर था ना कोई अपना, इसीलिए पूरी रात वो सड़क के किनारे ही गुजार देती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो थोड़ी ही दूर एक टूरिस्ट बस खड़ी नजर आती है। जेनिफर बिना ज्यादा सोचे उस बस की तरफ बढ़ जाती है। सबसे सरप्राइजिंग बात, उसके पास टिकट भी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर उसकी हालत देखकर उसे बस में बैठने देते हैं। कभी कभी इंसानियत वही दिखा देता है जहां सिस्टम सिर्फ ID प्रूफ मांगता है, और यही मूवी अपनी सबसे डेंजरस चाल चलती है। अब तक मैंने आपको जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए हैं, जेनिफर, डगलस, कर्ट, डॉक्टर कूपर, रूबी, तकाशी और जैक, ये सारे के सारे इसी बस के अंदर मौजूद हैं। सबको लग रहा था ये बस एक नॉर्मल साइट सीइंग टूर है, लेकिन जिंदगी भी डेटिंग ऐप जैसी होती है। बायो में लिखा होता है लुकिंग फॉर पीस, और मैच होता है लाइफ टाइम ट्रॉमा के साथ। इन लोगों को लग रहा था ये सफर उन्हें यादें देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये बस टूरिस्ट स्पॉट की तरफ नहीं, बल्कि उन्हें अपनी पापों की हियरिंग के लिए ले जा रही थी। और जज कोई कोर्ट नहीं, मौत खुद थी। खैर, बस अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। बाहर का व्यू इतना खूबसूरत था कि कपल्स इसे देखते ही तुरंत बोल दे, बेबी एक दिन हम भी यही चलेंगे। और 2 महीने बाद वही कपल इंस्टाग्राम पे लिख रहा होता है, सम पीपल आर लेसन्स नॉट फॉरएवर। नेचर वही रहता है, बस पार्टनर अपडेट हो जाता है। बस के झटकों की वजह से जेनिफर के मेडिसिन नीचे गिर जाते हैं। डॉक्टर कूपर उन्हें उठाकर दे देते हैं, लेकिन तब तक वो मेडिसिन के नाम पढ़ चुके थे, हेलुसिनेशंस की दवाइयाँ। मतलब जेनिफर का दिमाग रियलिटी और ट्रॉमा के बीच वही फंसा हुआ था, जहां आजकल लोग वह जस्ट फ्रेंड्स और हम एक्सक्लूसिव है के बीच अटके रहते हैं। दोनों में से सच क्या है ये भगवान और स्क्रीनशॉट से जानते हैं। नींद आते ही जेनिफर को फिर वही डरावना सपना आता है। उसका पिता, जिसने उसके बचपन को चाइल्डहुड कम और साइकोलॉजिकल टॉर्चर का फ्री ट्रायल ज्यादा बना दिया था। जेनिफर झटके से उठती है और अगले ही सेकंड बस के सामने अपने पिता को देख लेती है। बेचारी पैनिक में बार बार ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहती है, लेकिन बस के सामने कोई था ही नहीं। ये उसके दिमाग का वही नोटिफिकेशन था जिसे डिलीट करने के बाद भी मेमोरी रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कर देती है। खैर, ड्राइवर बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन बस का इंजन भी उस रिलेशनशिप जैसा निकला जहां दोनों बोलते हैं वी विल मेक इट वर्क, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका होता है। कुछ ही पलों में सबको समझ आ जाता है अब ये बस कहीं नहीं जाने वाली। और प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं थी, बस खराब हुई थी। जगह भी उसने ऐसी चुनी थी जहां गूगल मैप्स भी बोल दे, भाई अब आगे तू देख ले।
ना नेटवर्क, ना हेल्थ, ना आसपास कोई इंसान, सिर्फ घना जंगल और धीरे धीरे बढ़ता हुआ अंधेरा। बस अंधेरा कभी ऐसे नहीं आता, अपने साथ वो सब ले आता है जिसे इंसान दिन की रोशनी में भागता रहता है। बस में बैठे लोगों की हाल भी अब उस फैमिली ग्रुप जैसा हो चुका था जहां हर किसी के पास ऑप्शन होता है, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। तब जेनिफर को याद आता है थोड़ी देर पहले उसने दूर एक पुरानी वाइन मिल देखी थी, शायद वहां कोई मिल जाए। बस इंसान भी अजीब है, जब तक वाईफाई फुल रहता है भगवान याद नहीं आते, और जैसे ही सिग्नल गायब होता है हर पुरानी बिल्डिंग मंदिर बनने लगता है। जैक तुरंत बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, और दोनों उस वीरान वाइन मिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जितना ही ये दोनों आगे बढ़ रहे थे उतना ही जंगल की खामोशी इनके करीब आ रही थी। हर 2 कदम बाद ऐसा लगता है जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो, लेकिन दोनों उस एहसास को इग्नोर कर देते हैं। वैसे भी रेड फ्लैग्स इग्नोर करना इंसान की पुरानी आदत है, बस फर्क इतना है रिलेशनशिप में इग्नोर करोगे तो दिल टूटेगा, हॉरर मूवी में इग्नोर करोगे तो रीढ़ की हड्डी। थोड़ी दूर चलने के बाद जैक की नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक स्टॉकिंग पर जा टिकती है, और बस उस एक स्टॉकिंग ने उसके दिमाग का कल रात वाला चैप्टर खोल दिया। उसे याद आता है कल रात वो एक स्ट्रिपर के साथ था। बेचारी ने अभी उसका मूड बनाने की कोशिश ही की थी, लेकिन रॉयल मरीन की ट्रेनिंग ने रोमांस को भी कॉम्बैट सिचुएशन समझ लिया। रिफ्लेक्स में जैक का हाथ ऐसे चला कि लड़की को समझने का मौका ही नहीं मिला कि डेट चल रही थी या डेथ सीन। कभी कभी ओवर रिएक्शन सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं सीधा पुलिस केस भी बना देती है। उसके अंदर गिल्ट, ट्रॉमा और रिग्रेट तीनों मिलकर ऐसा हंगामा मचा रहे थे जैसे दिमाग के अंदर ही डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हो। लेकिन कर्मा कभी कैलेंडर देकर एंट्री नहीं लेता, और उस दिन भी उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। अचानक पीछे से एक साया बिजली की रफ्तार से आता है, छक एक ही बार, और जैक के दोनों पैर उसके शरीर से अलग। एक सेकंड पहले तक बंदा अपने पास्ट में फंसा हुआ था, और अगले ही सेकंड उसके फ्यूचर के पैर ही कट चुके थे। जैक दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है, खून तेजी से बहने लगता है। अपनी बची हुई ताकत से वो जेनिफर की तरफ देखता है और सिर्फ एक लफ्ज बोलता है, भाग। जेनिफर समझ जाती है ये हीरो बनने का वक्त नहीं है। वैसे भी हॉरर मूवी में जो बंदा बोलता है मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसका अगला अपीयरेंस जनरली सीधा फोटो फ्रेम में होती है। अगले ही पल वो रहस्यमय किलर आराम से जैक के पास पहुंचता है। एक और बार, फिर दूसरा, और अगले कुछ ही पलों में जैक का सर उसके लिए उतना ही आम हो चुका था जितना मिक्सर के लिए टमाटर। अब तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये किलर सिर्फ मारता नहीं, उनके वजूद को एडिट करके टाइमलाइन से ही डिलीट कर देता है। जेनिफर दौड़ते दौड़ते किसी तरह बस तक पहुंच ही जाती है। सांस फूली हुई थी, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो सबको बताती है जंगल में कोई है, और जैक शायद अब जिंदा नहीं बचा, लेकिन उसकी बातों पर उतना ही भरोसा किया जाता है जितना डेटिंग ऐप की बायो में आई एम डिफरेंट। सबने सुना पर माना किसी ने नहीं। ऊपर से डॉक्टर कूपर अपनी मेडिकल ज्ञान फैल देते हैं। वो सबको बताते हैं जेनिफर हेलुसिनेशंस की मेडिसिन लेती है। मतलब अब जेनिफर अगर सच भी बोल रही हो तो उसका सच भी लोगों को उस एक्स की अपोलॉजी जैसा लग रहा था जो हर बार बोलता है आई स्वेयर इस बार मैं बदल गया हूँ। तभी धड़ाम, एक कौवा पूरी स्पीड से बस की खिड़की से टकराता है, और बस जितनी देर पहले सब जेनिफर को ड्रामा क्वीन समझ रहे थे उतनी ही देर में सबकी रूह बॉडी से लॉग आउट करने को तैयार हो जाती है। वैसे भी इंसान भूत से कम अनएक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन से ज्यादा डरता है। डर के मारे बस में बैठे सारे लोग एक ही तरफ भाग जाते हैं, और वही सबसे महंगी गलती बन जाती है। बस का बैलेंस बिगड़ जाता है, पूरा व्हीकल धीरे धीरे पानी की तरफ झुकने लगता है। अब हर किसी को सिर्फ अपनी जान बचानी थी। एक एक करके सब बस से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन कार्ट अभी भी अंदर फंसा हुआ था। जेनिफर चाहे तो खुद भाग सकती थी, लेकिन वो वापस बस के अंदर घुस जाती है। कभी कभी जिन लोगों को दुनिया पागल कहती है वही सबसे ज्यादा इंसानियत दिखा देते हैं। जेनिफर जोर से कट को धक्का देती है, और इस तरह वो दोनों किसी तरह बस से बाहर निकल आते हैं, और अगले ही पल बस का आधा हिस्सा पानी में समा जाता है। कट की जान तो बच गई, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। डगलस ये सब देखते ही जेनिफर पर टूट पड़ता है। उसके हिसाब से उसके बेटे की इस हालत की जिम्मेदार भी जेनिफर ही थी। वैसे ब्लेम देना भी अजीब चीज है, रिलेशनशिप हो या रियल लाइफ, गलती जिसकी भी हो, विलन हमेशा वो बनता है जो सबसे कम अपनी सफाई दे पाता है। अब बस भी गई, नेटवर्क भी गया, और उम्मीद भी धीरे धीरे बैटरी परसेंटेज की तरह रेड जोन में आ चुकी थी। अब इन सब के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, वही पुरानी वाइन मिल। इस उम्मीद में
कि शायद वहाँ कोई जिंदा इंसान मिल जाए, लेकिन इन्हें क्या पता था कभी कभी मदद ढूंढते ढूंढते इंसान सीधा उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां से वापस सिर्फ कहानियां लौटती है, लोग नहीं। चलते चलते अचानक तकाशी की नजर दूर खड़े कुत्ते पर पड़ती है और उस कुत्ते को देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। यह कोई आम कुत्ता नहीं था, ये बिल्कुल उसकी दादी के कुत्ते जैसा था। बिना कुछ सोचे तकाशी उस कुत्ते के पीछे चल पड़ता है। वैसे भी हॉरर मूवी में अगर कोई चीज आवाज दे या कोई जानवर तुम्हें कहीं ले जाने लगे तो उसके पीछे जाना उतना ही इंटेलिजेंट डिसीजन है जितना मैं उसे बदल दूंगा सोचकर रिलेशनशिप शुरू करना। दोनों का एंडिंग ज्यादा अच्छा नहीं होता। इधर बाकी लोग दूसरी तरफ बढ़ते रहते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा पुराना घर नजर आता है। सब डिसाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए ही रुकते हैं। उधर बस के ड्राइवर एबे बोलता है, मैं एक बार वाइन मिल तक जाकर देख कर आता हूँ, शायद इस बार कोई मिल ही जाए। बाकी सब उस पुराने घर के अंदर चले जाते हैं। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से उठा हो। हर चीज अपनी जगह पर थी, कुर्सियाँ, बर्तन, फर्नीचर, बस जिसने ये सब इस्तेमाल किया था वो गायब था। और यकीन मानो कुछ घर खाली नहीं होते, बस अपने अगले मेहमान के आने के इंतजार में होते हैं। फिलहाल सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। डॉक्टर कूपर कट के जख्मी हाथ पर बैंडेज कर देते हैं। बाहर अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और घर के अंदर की खामोशी हर मिनट और भारी। थोड़ी देर बाद एबे भी वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी उसके पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। वाइन मिल के सारे दरवाजे बंद थे और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां किसी ने कदम ही ना रखा हो। यह सुनते ही सबके चेहरे और ज्यादा उतर जाते हैं। वैसे उम्मीद भी रिलेशनशिप की लॉयल्टी जैसी होती है, टूटने में बस एक सच लगता है। सब लोग अभी जाग के बारे में ही बात कर रहे थे कि अचानक जेनिफर इधर उधर देखकर पूछती है, एक मिनट, तकाशी कहाँ पे है? और बस उस एक सवाल ने कमरे का माहौल ऐसे बदल दिया जैसे किसी डेट पर अचानक फोन में फ्लैश हो जाए, वाइफ कॉलिंग। अभी तक सब जाग के लिए परेशान थे, अब एक और आदमी गायब था। और हॉरर मूवीज में जब लोग गिनना शुरू कर देते हैं, समझ जाओ किलर ने काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ तकाशी उस कुत्ते का पीछा करते करते जंगल के इतने अंदर आ चुका था कि अब उसे वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं था। उसके कदम अचानक रुक जाते हैं। उसके सामने एक पुरानी चेयर पड़ी थी, बिल्कुल उसकी दादी की चेयर। तकाशी की सांसें थम सी जाती है जैसे वक्त ने अचानक रिवर्स गियर लगा दिया हो। वो धीरे धीरे उस चेयर के पास आता है, हाथ उस पर रखता है और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तकाशी घुटनों के बल बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो खुद को कोसने लगता है, मुझे दादी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। इंसान की सबसे बड़ी सजा जेल नहीं होती, वो एक सेंटेंस होता है। काश मैं उस दिन, उसके बाद जो भी आता है वो पूरी जिंदगी का बोझ बन जाता है। लेकिन तकाशी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त वो जंगल में अकेला नहीं था। उसके बिल्कुल पीछे खामोशी से वही रहस्यमय किलर खड़ा था। ना सांसों की आवाज, ना कदमों की, बस मौत। और यकीन मानो डेथ भी ब्रेकअप की तरह होती है, कब सामने खड़ी हो जाए पता तब चलता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। मूवी हमें उसके बाद कुछ भी नहीं दिखाती, ना तकाशी की चीख, ना उसकी लाश, ना किलर का चेहरा। और कभी कभी जो चीज दिखाई नहीं जाती वही सबसे ज्यादा डराती है। ऑडियंस का इमेजिनेशन हर वीएफएक्स आर्टिस्ट से ज्यादा खतरनाक होता है। बस इतना समझ आ जाता है तकाशी का चैप्टर अब लगभग खत्म हो चुका है। इधर डगलस का गुस्सा हर मिनट बढ़ता जा रहा था। उसके हिसाब से अब तक जो भी बुरा हुआ था उसके पीछे एक ही वजह थी, जेनिफर। वैसे भी जो इंसान डर जाता है वो सच नहीं ढूंढता, कसूरवार ढूंढता है, रिलेशनशिप हो या फिर रियल लाइफ। सबसे पहले एविडेंस नहीं, स्केपगोट चूज किया जाता है। और इस वक्त डगलस को अपना स्केपगोट मिल चुका था। उसके लिए जेनिफर एक इंसान नहीं, हर मुसीबत का शॉर्टकट आंसर बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद घर की तलाशी लेते लेते इन्हें एक पुराना दस्तावेज मिलता है। पुराना इतना कि इसे देखकर लग रहा था हिस्ट्री भी बोल रही हो। भाई अब मुझे रिटायर होने दो। डॉक्टर कूपर उस पर लिखी बातें पढ़ना शुरू करते हैं और यही से खुलता है हेनरी मिलर का काला सच। कई साल पहले हेनरी मिलर नाम का एक आदमी था। उसके लिए उसकी वाइन मिल सिर्फ एक इमारत नहीं, उसकी ईगो थी। और ईगो जब हद से पार कर जाए तो इंसान भगवान से नहीं शैतान से पार्टनरशिप कर लेते हैं। कहानी के मुताबिक हेनरी चाहता था कि उसकी वाइन मिल कभी ना रुके और इसी लालच में उसने शैतान के साथ सौदा कर लिया। वैसे भी शॉर्टकट का बोर्ड अक्सर नरक के हाईवे पर ही लगी होती है। शुरू में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बिजनेस चल पड़ा, पैसे बरसने लगे।
हेनरी को लगने लगा उसने किस्मत को ही हैक कर लिया है। लेकिन शैतान कभी फ्री ट्रायल नहीं देता। एक दिन लोगों ने आटे की बोरियों में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। आटा नहीं, इंसानों की दांत अब साफ हो चुका था। गांव से जो लोग गायब हो रहे थे वो भाग नहीं रहे थे, पिस रहे थे। और इस खूनी बिजनेस का सीईओ हेनरी मिलर खुद था। भाई ने बिजनेस को इतना कस्टमर सेंट्रिक बना दिया कि कस्टमर ही रॉ मटेरियल था। बस फिर क्या था, गांव वालों ने हेनरी को उसी वाइन मिल में बंद किया और पूरे मिल को आग लगा दी। लेकिन कुछ पाप जलते नहीं, बस अपना एड्रेस बदल लेते हैं। कहते हैं हेनरी का जिस्म उस आग में जल गया, लेकिन उसकी रूह आज भी उसी वाइन मिल में भटक रही है। और जो भी उसकी जमीन पर कदम रखता है, हेनरी उसे मेहमान नहीं, रॉ मटेरियल मानता है। इधर डगलस बार बार जेनिफर को उल्टा सीधा सुना रहा था, उसकी हर गलती गिना रहा था। वैसे भी जब डर इंसान के अंदर घर बना लेता है तो इल्जाम उसकी जुबान बन जाते हैं। डगलस की बातों से परेशान होकर जेनिफर बाहर चली जाती है। उसे संभालने डॉक्टर कूपर भी उसके पीछे आते हैं, लेकिन जेनिफर उन पर ही भड़क जाती है, क्योंकि डगलस के दिमाग में ये बात डॉक्टर ने ही डाली थी कि उसे हेलुसिनेशंस होते हैं। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर को अपने सामने वही मरा हुआ पेशेंट नजर आता है। हैरानी की बात, जेनिफर को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर बार बार बस एक ही बात कहे जा रहे थे, मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल नशे की हालत में डॉक्टर कूपर ने उस पेशेंट की सर्जरी की थी और कभी कभी एक पल की लापरवाही पूरे जीवन का फैसला लिख देती है। अचानक वह पेशेंट डॉक्टर के पेट में हाथ डाल देता है और अगले ही पल जेनिफर देखती है डॉक्टर के सामने हेनरी मिलर खड़ा था, ना कि वो पेशेंट। जैसे पाप ने अपना असली चेहरा पहन लिया हो। एक ही बार में डॉक्टर की सारी हथेलियां बाहर आ जाती है। मौत ने उसके जिस्म को नहीं, उसके गुनाह को चीरकर बाहर निकाल दिया था। यह देखते ही जेनिफर जोर से चीख पड़ती है, लेकिन तभी तकाशी पीछे से आता है और उसकी मुंह दबा देता है ताकि उसकी आवाज उस किलर तक ना पहुंचे। और फिर दोनों जान बचाकर उस घर की तरफ भागने लगते हैं और हाँफते हाँफते सबको बाहर जो कुछ हुआ था सब बता देते हैं। लेकिन सच की सबसे बदकिस्मत यही है कि वो हमेशा सबूत के बाद ही माना जाता है। जेनिफर की बातों पर किसी को यकीन नहीं होता, उल्टा उसे ही पागल समझ लिया जाता है। और इस डर से कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, सब मिलकर उसे बांध देते हैं। कभी कभी दुनिया को राक्षस से ज्यादा उस इंसान से डर लगता है जो सच बोल रहा हो। तकाशी भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातें भी हवा में खो जाती है। उसके अल्फाज किसी पागल की बकवास नहीं, एक सजा याफ्ता रूह की गवाही लग रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात कहे जा रहा था, हम जंगल में नहीं जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और हेनरी मिलर हमें मारने नहीं आया, वो हमें लेने आया है। उसके हिसाब से जो भी यहाँ मौजूद था अपने किसी न किसी पाप का बोझ लेकर जी रहा था और हेनरी मिलर बस उस बोझ का वसूलने वाला था। तकाशी की बातें सुनकर ड्राइवर एबे को भी एक पुरानी कहानी याद आती है। कहते हैं शैतान हेनरी मिलर से इतना खुश हुआ था कि उसने उसे जहन्नम की गेटकीपर बना दिया, एक ऐसा दरबान जिसके दरवाजे से कोई पापी लौटकर वापस नहीं जाता। और हेनरी अपने शिकार को मारने के बाद उनकी लाशों को अपनी वाइन मिल के अंदर लटका देता है। उनका खून उस टरबाइन पर गिराता है और जैसे ही खून की पहली बूंद लोहे को छूती है, सालों से खामोश पड़ी वो वाइन मिल दोबारा सांस लेने लगती है। जैसे उसकी चक्की हवा से नहीं इंसानी गुनाहों से चलती हो। उधर अंधेरा हर पल और गहरा होता जा रहा था। जेनिफर किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है, तभी जंगल के अंदर से आती एक अजीब सी रोशनी उसका ध्यान खींच लेती है। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और देखते ही देखते अपनी जिंदगी के सबसे डरावने लम्हे में पहुंच जाती है। उसके सामने एक पुरानी वैन खड़ी थी जिसके अंदर उसका पिता सो रहा था। जेनिफर तुरंत अपने छोटे भाई डैनी को वैन से बाहर निकालती है और अगले ही पल पूरी वैन को आग लगा देती है। उसका पिता जिंदा जल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद जेनिफर के होश उड़ जाते हैं। डैनी तो अभी भी वैन के अंदर ही था और वो भी अपने पिता के साथ जलकर राख हो जाता है। तब जेनिफर की आंख खुल जाती है। दरअसल ये कोई सपना नहीं था, ये उसका पास था जो हर रात उसका पीछा करता था। इसी बीच सब नोटिस करते हैं कि वाइन मिल अचानक चलने लगी है। डगलस और एबे को लगता है कि अगर वाइन मिल चल रही है तो वहाँ कोई ना कोई जरूर होगा। वैसे भी कुछ लोग भूत से कम लॉजिक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। दोनों मदद की तलाश में वाइन मिल की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाते ही कर्ट रूबी से पूछता है, तुम्हारा गुनाह क्या था? रूबी बताती है कि वो मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन एक खूबसूरत लड़की हर बार उसके रास्ते में आ जाती थी। जलन में आकर रूबी ने उसका चेहरा खराब कर दिया। बाद में
वो मॉडल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुदकुशी कर ली। जेनिफर के दिमाग में अब भी एक छोटा सा सवाल घूम रहा था, आखिर कर्ट जैसा छोटा सा बच्चा इस श्रापित जगह पे क्या कर रहा है। फिलहाल इस सवाल का जवाब न जेनिफर के पास था और न ही हमारे पास। उधर रूबी बेचैन होकर घर के बाहर इधर उधर टहलने लगती है। तभी उसे किसी की फुसफुसाने जैसी आवाज सुनाई देती है। क्यूरियोसिटी भी ना इंसान को उतना ही बर्बाद करता है जितना बस लास्ट एपिसोड देख के सोता हूँ। रूबी उन आवाजों की पीछा करते करते घर के बाहर आ जाती है। थोड़ी दूर एक छोटा सा तालाब था, उसके पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। रूबी जैसे ही उसमें झांकती है उसका चेहरा एक खूबसूरत सुपर मॉडल की तरह दिखने लगता है। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शायद पहली बार उसे वो मिल रहा था जिसे वो हमेशा चाहती थी। लेकिन खुशी हॉरर मूवी में ये माई की खुशी जैसी होती है, आती बहुत जल्दी है और जाती उससे भी जल्दी है। अगले ही पल पानी के अंदर उसका वो चेहरा खुद ही अपना चेहरा खराब करने लगती है और उसके संभालने से पहले ही पानी के अंदर से हेनरी मिलर की हाथ बाहर निकलता है और उसे सीधा तालाब के अंदर घसीट लेता है। उधर तकाशी किसी तांत्रिक की तरह होली फायर जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। कुछ ही पल बाद आग के अंदर धीरे धीरे हेनरी मिलर का चेहरा उभरने लगता है और जैसे ही उसके पीछे खड़ी वाइन मिल आग की लपटों में गिरती है, हेनरी मिलर भी तड़पता हुआ राख बन जाता है। दूसरी तरफ डगलस और आबे आखिरकार वाइन मिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर का मंजर देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ उन्हें उन सब लोगों की लाशें मिलती है जो अब तक एक एक करके गायब हुए थे। अब डगलस को भी यकीन हो चुका था जेनिफर झूठ नहीं बोल रही थी, मौत बोल रही थी। दोनों दौड़ते दौड़ते वापस घर पहुंचते हैं। डगलस सबसे पहले जेनिफर से माफी मांगता है और उसके हाथ खोल देता है। अब सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, इस शैतान को मारा कैसे जाए। तकाशी और जेनिफर दोनों एक ही बात कहते हैं, वाइन मिल को जलाना होगा। इसी बीच कर्ट धीरे से अपने पिता की तरफ देखकर पूछता है, पापा आपने कौन सी गलती की। उसके इस छोटे से सवाल में हजार बड़े सवाल छुपे हुए थे। सुबह से उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी और कहीं ना कहीं उसे डर था कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। डगलस पहले बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन सच का गला घोटना आसान है, उसकी आवाज को नहीं। आखिरकार वो सब सच बता देता है। डिवोर्स से पहले भी उसकी बीवी ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना कर रखा था और डिवोर्स के बाद वो कर्ट को हमेशा के लिए उससे अलग करने वाली थी। गुस्से में लिया गया एक फैसला कभी कभी पूरी जिंदगी की सजा बन जाता है। इसी गुस्से में डगलस ने खुद अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। यह सुनते ही कर्ट की दुनिया बिखर जाती है। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर भाग जाता है। डगलस तुरंत उसके पीछे दौड़ता है। जेनिफर भी उन दोनों के पीछे निकल पड़ती है। तभी जंगल की खामोशी को चीरती हुई कर्ट की एक जोर की चीख सुनाई देती है, डैड हेल्प मी। डगलस बिना सोचे उस आवाज की तरफ भाग पड़ता है। जेनिफर भी बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। कर्ट तो घर के बिल्कुल पास एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था, तो फिर मदद के लिए चीख कौन रहा था? इसका जवाब आप खुद जानते हैं। उधर कर्ट लगातार अपनी माँ को कॉल किए जा रहा था। हर बार वही उम्मीद और हर बार वही खामोशी। इधर डगलस अकेले ही वाइन मिल के पास पहुंच चुका था। अचानक उसके कानों में फोन की रिंगटोन गूंज उठती है। सुनसान वाइन मिल के बीच बजता हुआ वो रिंगटोन किसी मदद की आवाज नहीं, किसी फैसले की आवाज लग रही थी। डगलस धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करता है और जमीन पर पड़ा एक मोबाइल उठा लेता है। फोन अनलॉक होते ही उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। गैलरी के अंदर उसकी बीबी और कर्ट की ढेर सारी तस्वीरें थी, लेकिन असली झटका भी बाकी था। उन तस्वीरों के बीच वही फोटोज भी मौजूद थे जिनमें डगलस अपनी ही बीबी की हत्या कर रहा था। पाप की सबसे बुरी बात यह है, उसे जितना छुपाओ वो उतना ही HD क्वालिटी में वापस सामने आ जाता है। डगलस कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक मोटी सी रस्सी उसके गले से लिपट जाती है, हेनरी मिलर, और फिर वो रस्सी को इतनी जोर से खींचता है कि डगलस के सर उसकी धड़ से अलग हो जाती है। और सबसे खौफनाक बात, ये पूरा मंजर जेनिफर और कर्ट की फोन की स्क्रीन में लाइव देख पा रहे थे। उधर तकाशी और आबे वाइन मिल को जलाने की फ्यूल ढूंढ रहे थे। किस्मत से उन्हें गैसोलीन का डब्बा मिल भी गया, लेकिन वो उतना ही खाली था जितना मैं कभी झूठ नहीं बोलता कहने वाले इंसानों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तकाशी बोलता है बस से डीजल निकाल लेते हैं, लेकिन एबे का प्लान कुछ और ही था। अचानक वो तकाशी की पेट में चाकू घोंप देता है और मुस्कुरा कर कहता है, मैं हेनरी मिलर के लिए काम करता हूँ। बस यही तकाशी की कहानी खत्म हो जाती है। उधर जेनिफर बाहर से तकाशी को आवाज लगा रही थी, लेकिन बाहर एबे आता है और बिल्कुल सीधे चेहरे से झूठ बोल देता है कि तकाशी जंगल की तरफ गया है। साथ ही वो जेनिफर को
बस से डीजल निकालने को कहता है। जेनिफर को क्या पता, कभी कभी दुश्मन सामने तलवार लेकर नहीं मुकद्दर बनकर खड़ा होता है। जेनिफर डीजल निकाल लेती है और एबे और कट के साथ वाइन मिल की तरफ बढ़ जाती है। वाइन मिल के अंदर का मंजर किसी स्लॉटर हाउस से कम नहीं था। हर तरफ लाशें लटक रही थी। जेनिफर कट को बाहर रुकने के लिए कहती है और एबे के साथ अंदर चली जाती है। वो पूरी वाइन मिल में डीजल छिड़कना शुरू करती है। बस मैचेस जलाने ही वाली थी कि हेनरी मिलर सामने आ जाता है और एबे, जिस पर जेनिफर भरोसा कर रही थी, एक इंच भी उसकी मदद नहीं करता। हेनरी जेनिफर को उठाकर ले जाता है और उधर एबे कट को, आखिर मासूम लोगों को मारना उसका काम था, ना कि हेनरी मिलर की। हेनरी जेनिफर को जमीन पर पटक देता है। जेनिफर घिसते घिसते दूर जाने की कोशिश करती है। तभी उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। हेनरी अब उसके पिता का रूप ले चुका था। जेनिफर सालों का दबा हुआ गुस्सा उस पर निकाल देती है, लेकिन ट्रॉमा का सबसे बड़ा धोखा यही होता है, वो दुश्मन का चेहरा बदल देता है, दुश्मन को नहीं। असली हेनरी ठीक उसके पीछे खड़ा था। उधर वाइन मिल के अंदर एबे कट को मारने ही वाला था, लेकिन कट चुपके से जेनिफर का लाइटर उठा लेता है और पूरी वाइन मिल में आग लगा देता है। जैसे जैसे वाइन मिल जल रहा था, हेनरी मिलर भी कमजोर पड़ रहा था, उसका शरीर जलने लगा था। जेनिफर भी मौका देखकर भागती है। उधर एबे गुस्से में कट को खत्म करने ही वाला था कि जेनिफर दौड़ते हुए आती है और एक ही वार में उसकी गले पर कट लगा देती है। जेनिफर कट को लेकर बाहर निकल आती है। पूरा वाइन मिल आग में जल रहा था। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन हॉरर मूवीज में फाइनली बोलना उतना ही डेंजरस है जितना रिलेशनशिप में हम हमेशा साथ रहेंगे। अचानक जलती हुई वाइन मिल के बीच हेनरी मिलर दोबारा खड़ा नजर आता है और अगले ही पल वो अपनी लोहे की जंजीर पूरी ताकत से जेनिफर की तरफ फेंकता है। जंजीर सीधा जेनिफर के सर के आर पार हो जाती है और हेनरी उसे उसी जंजीर से खींचता हुआ जलती हुई वाइन मिल के अंदर ले जाता है। कुछ ही पल बाद पूरा वाइन मिल जलकर खाक हो जाती है। खून से लथपथ कट बस बैठकर ये सब देखता रह जाता है। अगली सुबह और यही मूवी एक और झटका देती है। एबे जिंदा था, उसका गला बिल्कुल ठीक हो चुका था। पता चलता है वाइन मिल के आटे में कुछ ऐसा था जिसने उसे ठीक कर दिया था। बस भी दोबारा चल पड़ी थी और एबे ड्राइवर बनकर नए मुसाफिरों की तलाश में निकल चुका था। और रही बात वाइन मिल की, वह भी वैसे ही खड़ी थी जैसे उसने कभी जलना सीखा ही ना हो। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।